हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं टिंकू राठौर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th में बेटा 2019 के अनसोल्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके हम लोगों ने बेटा पहले पार्ट की मतलब पहले सेट के दो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेट नंबर 1 2019 का पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि आपको पता है ना, एक पार्ट में, एक वीडियो में, या मैं कह दूं एक लेक्चर में पूरा अनसोल्ड पेपर कराना पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा और देखने में भी उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बेटा, टीआर मैथ पॉइंट। आप इसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ जैसे ही पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा कंप्लीट, वहां पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये इसका कोड जो रहेगा बेटा, ये 2019 में जो सेट आया है 324 EI है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम इस सेट के कर भी चुके थे, आज उसी के आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए, हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, लगभग का खा गा गा तक कर चुके थे। ये इसका घा पार्ट है। ठीक है, कौन से का घा पार्ट है? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर भाई इसमें काफी पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन 5 जो है उसके लगभग हम लोग का खा गा तक कर चुके थे। आज पार्ट नंबर घा की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, कि हमारे पास कह रहा है कि वक्र एक रेखा y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाइए, पहले तो हम इसका बनाएंगे चित्र। जब हम इसका बेटा चित्र बनाएंगे तो थोड़ा समझना। देखिए, सीधी सी बात है, ये हम जानते हैं बेटा कि ये हमारे पास क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास होता है बाई अक्ष, और ये हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है ना, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर बेटा, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, और ये बाई होता है, ये बाई डैश। देखिए, यहाँ पर अपने पास एक वक्र का जो समीकरण दे रखा है वो बाई बराबर बेटा एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। और हमारे पास एक रेखा का समीकरण दे रखा है बाई बराबर 4, इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए। ठीक है, आप कहेंगे सर बात बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये तो अगर एक चर की घात 1 हो और एक चर की घात बेटा 2, तो ये परवलय का। लेकिन जिधर चर की घात 1 होती है उसके आगे का चिन्ह बताता है कि इस परवलय का मुंह खुलेगा किस साइड में। तो बेटा बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में इस परवलय का मुंह खुल जाएगा, और बाई अक्ष की धनात्मक दिशा इस साइड में होती, ऐसे करके बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास बाई बराबर एक्स स्क्वायर, और बाई बराबर जो 4 है ना, अगर बाई बराबर कोई कांस्टेंट होता है वो एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है, तो सीधी बात है बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 कदम चलने पर काटेगी। कहाँ काटेगी? इसके लिए हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। अगर मैं 1 और 2 से बेटा बात करूं, तो यहाँ भी बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और यहाँ बाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स स्क्वायर, यानी कि ये साइडें अगर बराबर है तो ये वाली भी साइडें बराबर हो जाएंगी। मतलब इसका ये हुआ कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 के। एक तरफ से होल स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ अंडर रूट लगाओ, साथ में प्लस माइनस, तो x बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल बेटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने देखा बाई की जब एक वैल्यू रखी तो यह x के 2 मान मिले, मतलब यहाँ से 2 प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, जो कि यहाँ से अपने पास निकल के आ गए प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, तो वो प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से आ गए? आप कहेंगे सर एक तो 2,4 आ गया, दूसरा 2, नहीं बल्कि -2,4 आ गया। ठीक है, जो प्लस प्लस है वो प्रथम चतुर्थांश के, जो माइनस प्लस है वो दूसरे चतुर्थांश के। तो हमारे पास सीधी सी बात है, एक रेखा इस तरीके से जाएगी एक्स अक्ष के समांतर। किसके समांतर होगी? एक्स अक्ष के। लेकिन कहाँ कहाँ काटेगी? तो एक तो इस बिंदु पर काट रही है, तो ये तो अपने पास कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर ये तो 2,4 है, और एक इस बिंदु पर काट रही है दोनों, तो ये -2,4 है। ठीक है ना, ये प्रतिच्छेद बिंदु। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच का, इस रेखा से और इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो निकालिए। तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं वो क्षेत्र देखूं कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वो क्षेत्र हमारे पास ये वाला है। कौन सा? ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है।
इसका निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका इसका ये है कि हम लिमिट यहाँ इस पर इस तरीके से लंब डालें और यहाँ से लेकर और लंब डालें यहाँ तक की कवर करें लिमिट, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा बेटा इसका ये तरीका है कि हम यहाँ से क्या करें, हम केवल और केवल इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, केवल और केवल इस वाले क्षेत्र का, इस वाले क्षेत्र का निकालें और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो इधर का भी आ जाए, क्योंकि दोनों के दोनों क्षेत्र बराबर है। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालूंगा बेटा इस वाले का, इस वाले का, तो आप क्या करेंगे, इसका पहला सिरा तो भाई ये है मूल बिंदु पर, जिसकी लोअर लिमिट तो हो जाएगी 0 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ से लंब डालेंगे और ये वाला जो बिंदु मिला ये मूल बिंदु से है कितनी दूरी पर, 2 इकाई की दूरी पर है। ठीक है ना। इसका जो भुज होता है भाई हमारे पास एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है। लेकिन ये अगर मैं देखूं क्षेत्र छायांकित वाला है, वो ऊपर रेखा और नीचे परवलय के बीच का है, तो हम ऊपर रेखा में से नीचे वाली परवलय का समीकरण घटा देंगे। कैसे करके, आ जाइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ से निकालेंगे, चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां से निकालेंगे बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो a बराबर इसका सूत्र हो जाएगा 2 तो आ ही जाएंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 dx। समस्या ये खड़ी होती है, सर y1 और y2 क्या है, इसे थोड़ा सा समझाइए। देखिए ऊपर जो इसे इससे रेखा से जो y मिलेगा उसे y1 नाम दे देंगे और इस परवलय से बेटा जो y मिलेगा उसका नाम हम y2 दे देंगे, उसका नाम बेटा हम क्या दे देंगे, y2 नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए y1 के लिए हमें रेखा 1 को यानी कि समीकरण 1 को उतारना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, और जो y है इसी का नाम हम क्या दे देंगे, क्योंकि यहाँ से इसी का नाम y1 दे देंगे, सॉरी y1 नहीं बल्कि y2, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो y2 बराबर एक्स स्क्वायर। फिर देखेंगे यहाँ से समीकरण 2 से, अगर मैं यहाँ से बेटा समीकरण 2 से काम कर दूं तो समीकरण 2 से कुछ और नहीं है, ये हमारे पास y बराबर 4 है, और समीकरण 2 से हम भैया y जो निकला इसी का नाम हम y1 दे दे रहे हैं। ये कितना 4, ये y1 और y2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर लगा दीजिए, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। तो a बराबर 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, y1 का मान 4 है, y2 का मान अपने पास एक्स स्क्वायर निकाला है, और ये डी है। अलग अलग कर दो, जब अलग अलग करेंगे तो साथ में इस 2 की भी गुणा होती जाएगी, 2 और 4 यहाँ से बाहर निकालो, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, यहाँ 1 बचेगा, डी एक्स माइनस 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 दूनी 8, एक का x के सापेक्ष में समाकलन बेटा x होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 और ये 2, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष में, सॉरी समाकलन, अपकलन अगर बोल दिया तो समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर, आप इतने समझदार हैं, x³/3 होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट बेटा 2, लगाई यहाँ लिमिट, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट -2 गुणा 1/3 कांस्टेंट है बाहर निकालिए, यहाँ लगाइए अपर लिमिट 2 की घात 3 माइनस लोअर लिमिट 0 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, समझिए इसे, देखिए 2 में से 0 घटाएंगे 2 और 2 अट्ठे हो जाएगा कितना 16, ऐसे 2 एकम अपने पास 2/3 इंटू, देखिए 0 का घन 0 और 2 का घन 8, 8 में से 0 घटाएंगे 8, यही तो बचेगा, और बाकी में जो बच गया उसको हम लोग इस साइड में कर लेते हैं, जो बच गया बेटा उसको इस साइड में कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से अपने पास ये स्टेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 16 और -8 दूनी 16/3 बटे में कुछ नहीं, एक मान के एलसीएम, तो 3 एकम 3 और 16 दूनी 32, 16 3 48 माइनस का 16 एकम 16, घटाइए 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 32/3 कितना आ जाएगा 32/3, और इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग मात्रक, क्या हो जाएगा बेटा वर्ग मात्रक, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल का कोई ना कोई तो मात्रक होता ही है। तो इस तरीके से करना था। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर आपने 0 से 2 क्यों लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो बच्चे क्या करें, यहाँ से ऐसे लंब डाल लें, ये देखा जाए
तो ये मूल बिंदु से -2 दूरी पर है, ये भी 2 इकाई की दूरी पर है, तो -2 से +2 ले लें, आंसर फिर भी यही आएगा, लेकिन आप 2 से गुणा मत करना फिर, ठीक है। मैंने क्या किया, बीच का निकालने के लिए भाई ऊपर वाले रेखा के देखिए यहाँ से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आप घटा क्यों रहे हैं। आप जब रेखा का समाकलन करेंगे तो इसका मतलब ये होता है इसके नीचे का ये पूरा क्षेत्र आ गया, ये पूरा क्षेत्र आ गया यहाँ तक, जो कि हमें बेटा ये वाला नहीं चाहिए था, जो कि ये भी आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें परवलय परवलय का करते हैं, तो इसका मतलब होता है इसका केवल ये वाला क्षेत्र आया है जो खाली है, तो ये घटा दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। देखिए ये क्वेश्चन है, इसे आप एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्यूशन दिया उसकी तरह मत करना, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। जो मैं करा रहा हूँ बेहतरीन तरीका फॉलो करिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप इसकी बड़ी साइड ले लीजिए। बड़ी साइड कौन सी है, तो आप कहेंगे सर इसकी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है साइन इनवर्स 12/13 और प्लस का कॉज इनवर्स 4/5 और प्लस का टेन इनवर्स 63/16। ठीक है ना। आप कहेंगे एकदम बिल्कुल ठीक है सर। देखिए आप क्या करेंगे, ये टेन इनवर्स में तो बेटा इसको और इसको भी टेन इनवर्स में बदल लीजिए, उससे आपको फायदा हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर साइन कोस टेन किसी में बदल सकते हैं, लेकिन टेन इनवर्स में ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर मैं इस वाले को बदलूं तो इसके लिए मैं एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा मुझे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक त्रिभुज, अगर मैंने एक त्रिभुज बनाया, साइन का सूत्र होता है बेटा लंब बटे करण होता है। तो लंब अपने पास 12, इसे मैं कोण मान लेता हूँ, तो लंब 12 है और करण अपने पास 13 है। 13 13 में 169, 12 12 में 144, 169 में से 144 घटाएंगे 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका आधार 5 आ जाएगा। सेम हम एक त्रिभुज बेटा और बनाएंगे साइड में, ठीक है। और इसमें कॉज का सूत्र होता है आधार बटे करण, तो इसमें आधार तो हमारे पास ये, अगर हम कोण मान लें तो आधार तो अपने पास बेटा कौन सा हो जाएगा, ये 4 और करण 5। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा इसकी ये लंब 3 आ जाएगी। इसे यहाँ पर साइड में त्रिभुज बना के दिखा देना, पाइथागोरस लगा के दिखाना कंपलसरी नहीं है। साइन इनवर्स 12/13 हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पर टेन इनवर्स लंब बटे आधार, तो इसमें लंब हमारे पास 12 है और आधार अपने पास 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, 12/5 लिख सकते हैं। और कॉज इनवर्स की जगह लिख देंगे बेटा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स लंब बटे आधार, तो लंब इसमें 3 है और आधार इसमें 4 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। और प्लस में अपने पास टेन इनवर्स 63/16 चल रहा है। देखिए अगर हमारे पास एक नियम होता है, यहाँ मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ बेटा, कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस का टेन इनवर्स बाई बराबर सूत्र होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। वैसे तो इतना फॉर्मूला आप लगाते चले आए आज तक, ठीक है ना, ये तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन पाई प्लस वाला कब लगाएंगे, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास जो ये एक्स और वाई दिख रहा है ना, ये जो एक्स और वाई दिख रहा है, इन एक्स और वाई की जो गुणा होनी चाहिए, पहली बात तो बेटा वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि एक से बड़ी। और दूसरी बात यह है कि x और जो y है वो दोनों की दोनों 0 से बड़े हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तभी ये लगता है। और यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ से इस 12/5 की और 3/4 की गुणा करूँगा, तो 12/5 और 3/4, तो 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9/5, और 9/5 बेटा एक से बड़ी संख्या होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेटा ये भी प्लस का 0 से बड़ा, ये भी प्लस का 0 से बड़ा, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये साइड में आप लोग क्या करेंगे बेटा, ये साइड में लिख के दिखाएंगे, ये आप क्या करेंगे साइड में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, आप कहेंगे सर हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, और x की जगह बेटा 12/5 है, प्लस का बाई की जगह 3/4 और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 12/5 और वाई की जगह 3/4, और प्लस का अपने पास टेन इनवर्स 63/16 तो चल रहा है। कैलकुलेट करेंगे, हमें थोड़ा शॉर्ट करूंगा, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, 4 की 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 और प्लस
5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 तियां 15 बटे में। देखिए 4 तियां 12, 12 एकम हो जाएगा 12 माइनस, और यहाँ बटे में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 तियां कितना 36, और बटे में अपने पास 4 पंजे 20 तो है। मैंने गुणा करके साथ में बेटा एलसीएम भी ले लिया, ये भिन्न अलग है और ये भिन्न अलग है, और प्लस में अपने पास tan इनवर्स 63 बटे 16 तो चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए 20 से ये वाला 20 बेटा कट जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर देखिए 48 में 15 जोड़िए, 8 5 13, और 4 और 1 5, और 1 हासिल का 6, 63 बटे 12 में 36 हटाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, और प्लस का tan इनवर्स 63 बटे कितना है अपने पास 16 तो चल ही रहा है, तो ये अपने पास पाई प्लस tan इनवर्स, माइनस चिन्ह को हर में नहीं रखते, उठा के अंश में ले जाएंगे तो माइनस का 63 बटे 16, और प्लस का tan इनवर्स, तो ये 63 बटे कितना 16। आप अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स के अंदर माइनस चिन्ह होता है तो वो बाहर आ जाता है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस, और ये tan इनवर्स 63 बटे 16, और प्लस का tan इनवर्स 63 बटे कितना 16। आप इतने तो समझदार हैं, ये प्लस के tan इनवर्स 63 बटे 16 से माइनस का tan इनवर्स 63 बटे 16 कट जाएगा, तो यहाँ से ये अपने पास कितना आ जाएगा पाई, और ये इसकी कौन सी साइड आ गई निकल के, तो आप कहेंगे सर यही तो हमारी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो लेके ही चले हम लोग, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई, इसीलिए कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके है, आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही बात हमें क्या करनी थी, तो आप कहेंगे सर यही तो बात हमें प्रूफ करनी थी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड लिख देंगे। अगर आप यहाँ से त्रिभुज बना के NCERT में जैसे करके दिया है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया मेथड है, इजी मेथड है। ठीक है ना, बच्चे इसके लिए बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से साइड में आप प्रॉपर फॉर्मूला लिख के भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इसे देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैं एक ही कराऊंगा, आगे के जो सेट में अगर कोई क्वेश्चन आया रैखिक प्रोग्रामन का वो आप खुद करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का मेथड सेम होता है। तो एक क्वेश्चन आपने अगर बढ़िया तरीके से कर लिया तो आपको और कोई क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में काम हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से कह रहा है आलेखीय विधि द्वारा निम्न अवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अवरोध, तो यहाँ पर प्रॉपर लिखा करें, हमें एक तो अवरोध दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटा, अवरोध। अवरोध कुछ और नहीं होती बेटा, रैखिक प्रोग्रामन समस्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, ये जो असमीकाएं दे रखी होती है ना, इन्हीं को हम रैखिक प्रोग्रामन की भाषा में अवरोध कहते हैं। तो एक तो हमें दे रखा है x प्लस का 2y बड़ा या बराबर है 10 के, इसे ये असमीका होती है, इसे असमीका ए नाम दे दो। दूसरी हमें दे रखी है 3x और प्लस का 4y छोटा या बराबर है 24 के, इसे असमीका बेटा बी नाम दे दो। और हमसे कह रहा है कि x और y जो है बेटा वो बड़े या बराबर है 0 के, इसे असमीका सी नाम दे दो। इसका मतलब है जो छायांकित भाग जाएगा वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। हमें करना क्या, न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम मान का मतलब होता है हमें न्यूनतमीकरण करना है। क्या लिखेंगे, न्यूनतमीकरण करने, न्यूनतमीकरण। एक मिनट और मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर एक बात बता दूं, थोड़ी नॉलेज और दे दूं बेटा आपको, कि यहाँ से हम लोग उद्देश्य फलन सबसे पहले आप लिखा करें। आप सबसे पहले किसे लिखा करें, आप कहेंगे सर उद्देश्य फलन को। यहाँ लिखेंगे उद्देश्य फलन, क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले उद्देश्य फलन लिखेंगे। उद्देश्य फलन क्या होता है वो भी समझिए। जो प्रश्न में z बराबर दिया होगा, z करके दिया होगा, उसी को उद्देश्य फलन बोलते हैं। तो z बराबर हमें इसमें दे रखा है, देखिए इसमें z बराबर नहीं दे रखा है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ।
बेटा यहाँ पर देखिए मैथ की टाइपिंग में आपको पता मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये मैथ की टाइपिंग और नॉर्मल टाइपिंग की अपेक्षा थोड़ी सी टफ होती है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, यहाँ पर लिखा होगा z बराबर, मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, 200x कितना है बेटा, 200x और प्लस का 500y है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब देखिएगा तो उद्देश्य फलन कुछ और नहीं होता, ये z बराबर करके लिखा है, यही होता है। z बराबर 200x और प्लस का 500y। इस तरीके से आप सबसे पहले उद्देश्य फलन लिखेंगे, इसी को हम लोग उद्देश्य फलन बोलते हैं। और जो अस्मिकाएं हमें दे रखे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें करना क्या है, वो हेडिंग डालते हैं, हमें न्यूनतमीकरण करना है। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रॉपर न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, न्यूनतमीकरण करना है। न्यूनतमीकरण में सबसे पहले क्या करेंगे, अस्मिका ए की संगत समीकरण निकालते हैं। इसका प्रॉपर आपको क्या करना है, मेथड सीखना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अस्मिका ए की संगत समीकरण, अस्मिका ए की संगत समीकरण कैसे निकालते हैं, थोड़ा समझिए। संगत समीकरण, जब हम संगत समीकरण निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, बस यहाँ पर इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगा दिया जाता है, अस्मिका का चिन्ह हटा के। तो ये x प्लस का 2y बराबर कितना, 10। इसे आप समीकरण 1 मानिए। आप इसके लिए समीकरण कितनी मान सकते हैं, अपनी तरफ से 1 मानिए। ठीक है, अब समीकरण 1 में देखिए मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूँ। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है। अगर यहाँ पर जो x और y के गुणांक इस बराबर में संख्या को रखी काट देते हैं, तो आप केवल x बराबर 0 y बराबर 0 रख के भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ x का गुणांक 1 है जो 10 को काट देता है, 1 धाम 10। और यहाँ y का गुणांक बेटा 2 है, 2 भी 10 को काट देता है, 2 पंजे 10। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसमें समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, यहाँ से आप कहेंगे समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, जब x के स्थान पर 10 रखेंगे, क्या रख दिया भाई, 10 क्यों, 0 से काम चलाइए, 10 मत रखिए, 0 रखने पर। तो यहाँ 0, जब हम 0 रखेंगे बेटा तो 0 प्लस का 2y बराबर में 10। तो 2y में 0 जोड़ेंगे, 2y बराबर में हो जाएगा अपने पास 10, ये कट जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 5। एक बिंदु यहाँ से मिल जाएगा हमें, y की वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ एक बिंदु मिल गया हमें, जो कि एक बिंदु। x का मान हमने रखा बेटा 0, तो y का मान आया 5। कम से कम 2 बिंदु होना जरूरी होता है। अब हम क्या करेंगे, जो कि समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर जब रखेंगे तो x प्लस, अपने पास y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2y, y के स्थान पर 0 बराबर 10। तो ये x प्लस 2 की 0 से गुणा 0 बराबर 10, x में 0 जोड़ेंगे, x और बराबर में बेटा 10 आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक बिंदु हमारे पास और निकल के आ गया। तो यहाँ पर प्रॉपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास बेटा एक बिंदु और निकल के आ गया। कौन सा आ गया, तो आप कहेंगे क्योंकि एक बिंदु जो आ गया निकल के, हमने भाई x का मान, y का मान 0 रखा तो x का मान 10 आ गया, मतलब 10,0 आ गया। देखिए जब x अक्ष और y अक्ष के बिंदु आ जाते हैं तो हम फौरन एक क्या बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। एक बेटा क्या बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। बनाइए, और 2 बिंदु हमने निकाले हैं, तो खाने कितने बनाएंगे, तो आपका जवाब होगा सर खाने 3 बनाइए, क्योंकि एक खाना हम किसके लिए बनाएंगे, x और y के लिए बनाएंगे। एक खाना किसके लिए बनाएंगे बेटा, x और y के लिए। तो यहाँ पर x रहता है और y। पहले वाले बिंदु में हमारे पास x का मान 0 है और y का मान 5 है।
पहले वाले बिंदु में x का मान 0 है, y का 5, दूसरे में x का 10 और y का 0। फिर हम क्या करते हैं, ये असमिका A में मूल बिंदु रख के देखते हैं बेटा। क्या रख के देखते हैं, तो आप कहेंगे सर मूल बिंदु रख के देखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि असमिका, सत्य और असत्य चेक करते हैं, चूंकि असमिका A में मूल बिंदु, असमिका A में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, जब मूल बिंदु 0,0 रखेंगे तो यहाँ x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 रखने पर इसका ये मतलब होता है 0 + 2y, y की जगह 0 बड़ा या बराबर है 0 से, तो ये 0 + 0 बड़ा या बराबर है 10 के, 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 बड़ा या बराबर है 10 के। बताइए क्या 0 अपने पास जो होता है बेटा क्या बड़ा होता है, बताइए। यहाँ से यही तो मेन फंडा है भाई, यही तो मेन फंडा है बेटा कि हमारे पास देखिए 0 ना तो 10 से बड़ा होता ना 0 बराबर होता। तो यह लिखेंगे जो असत्य है, जो कैसा असत्य है। अगर ये असत्य है तो जो छायांकित भाग जाएगा वो मूल बिंदु के विपरीत जाएगा, इसीलिए कह सकते हैं छायांकित भाग, इसीलिए कह सकते हैं बेटा कि छायांकित भाग मूल बिंदु, छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा। कहां पर होगा, मूल बिंदु के बेटा विपरीत होगा। बात क्लियर है, मूल बिंदु के विपरीत होगा। सेम प्रोसेस आप क्या करेंगे, असमिका बी की संगत समीकरण निकालेंगे, दो बिंदु टेबल और सत्ता सत्य चेक करेंगे। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, बिल्कुल सेम, कुछ भी बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। चलिए इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाइए, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे यहां से कि असमिका बी की संगत समीकरण निकालेंगे, क्योंकि असमिका बी की संगत समीकरण, जब असमिका बी की बेटा संगत समीकरण निकालेंगे तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, इसकी जगह खाली बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, 3x + का 4y = 24। इसे आप समीकरण 2 मानिए। देखिए यहाँ x का गुणांक 3 और y का गुणांक 4 इस 24 को काट देता है, 3 × 8 = 24 और 4 × 24। तो आप x = 0 और y = 0 रख दो, बस बात खत्म है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में x = 0 रखने पर, रखिए तो यह आ जाएगा 3x, x के स्थान पर 0 + का 4y = 24। तो 3 की 0 से गुणा 0 + 4y = 24 और 4y में 0 जोड़ेंगे तो बेटा ये 4y = 24। जब हम काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा इस तरीके से, अपने पास ये कट जाएगा अपने पास, देखिए ये कट जाएगा भाई, 4 छंग होता है 24, मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एक बिंदु निकल के आ गया यहाँ से, क्योंकि एक बिंदु निकल के आ गया, कितना, हमने x का मान बेटा 0 रखा तो y का मान आ गया 6, मतलब 0,6 आ गया। ठीक है, सेम समीकरण 2 में आप क्या करेंगे, y = 0 रखिए, क्योंकि समीकरण 2 में y = 0 रखने पर, जब y = 0 रखेंगे तो 3x, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3x और + का 4y, y के स्थान पर 0 = 24। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा कितना, चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखिएगा जब मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 3x तो अपने पास है ही है, 3x तो है, और प्लस 4 की जब मैं 0 से गुणा करूँगा तो ये 0 = 24। ठीक है, तो ये 3x में 0 जोड़ेंगे, 3x = 24 और जब इसे काटेंगे तो ये 3 अट्ठे हो जाएगा 24, मतलब यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई, एक बिंदु और आ गया निकल के, कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर x का मान 8 है, कब है, जब y का मान हमने 0 रखा।
और एक्स वाई के मान 0 0 रखने पर दो बिंदुओं से हमारा काम हो जाता है। एक आप क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। अगर आपने दो बिंदु निकाले हैं तो हम क्या करेंगे, दो बिंदु अगर आपने निकाले तो बेटा तीन खाने बनाएंगे। एक खाना किसके लिए होगा सर, तो आप जानते हैं अच्छे से, एक खाना होता है एक्स और वाई के लिए। तो यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई। पहले वाले बिंदु में एक्स का मान 0 है, वाई का 6। दूसरे में एक्स का 8 है और वाई का 0 है। तो ये हो जाएगा 8 और 0। अब सत्तर सत्य चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अस्मिका 2 में मूल बिंदु रखेंगे। अस्मिका चूंकि बी में अस्मिका बी में मूल बिंदु अस्मिका बी में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, जब 0,0 आप रखेंगे ना, तो ये अस्मिका भी है कितनी अपने पास, तो आप कहेंगे सर ये है 3x प्लस 4y। 3x कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3x, x की जगह 0 प्लस 4y, y की जगह 0, छोटा या बराबर है 24 के। 3 की 0 से गुणा 0 प्लस 0, छोटा या बराबर है 24 के। तो 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 छोटा या बराबर है 24 के। अब बताइए भाई, देखिए 0 यहाँ पर बराबर तो नहीं होता 24 के, लेकिन छोटा होता है। तो ये बात सही, दोनों में से कोई एक बात सही होना चाहिए, तो सत्य होता है। तो लिखेंगे जो सत्य है, जो क्या है, सत्य है। अगर ये सत्य है तो सीधे से शब्दों में आप कह दीजिए कि इसीलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु अगर रखने पर सत्य आया तो उसकी ओर छायांकित भाग होगा, असत्य आया तो उसके विपरीत होगा। जब हमारे पास बेटा ये दो टेबल बन जाती हैं तो प्रॉपर हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से आ जाए, ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसकी बाउंड्री खींच देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा, अब ध्यान से समझना है आपको, मेन इसका बेटा ग्राफ ही होता है। देखिए यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो समझिए, यहाँ पर कलर ले लेते हैं वाइट। देखिए आप जानते हैं ये एक्स होता है बेटा, और ये होता है एक्स डैश, और ये हमारे पास होता है वाई, और ये होता है बेटा वाई डैश, और ये होता है मूल बिंदु ओ जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे बड़ा बिंदु एक्स अक्ष की प्लस की दिशा में 8 है, और यहाँ 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। और इस वाली में देखा जाए अगर, तो हमारे पास इसमें 5 से कटने वाली, यानी कि सबसे बड़ा बिंदु मतलब 10 है। तो हमें लगता है 10 सबसे बड़ा बिंदु, तो एक एक का काम चल जाएगा, एक एक करके खींच लीजिए। तो ये आ जाएगा, अपने बराबर दूरी लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बराबर दूरी पर ले लेना। और वाई अक्ष की प्लस की दिशा में सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 6 है। कितना, 6। तो इधर 1 2 3 4 5 6। आप ज्यादा तो खींच सकते हैं, कम नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, पहला जो बिंदु है, अगर मैं देखूं यहां से, समझिएगा आप, देखिए पहला बिंदु अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे 0,5, दूसरा है 10,0। 0,5, एक्स का मान 0 है तो बिंदु वाई एक्स पे मिलेगा, यानी कि ये वाला बिंदु कितना है, 0, बेटा 5 है। दूसरा 10,0, तो 10,0 ये बिंदु मिलेगा, यानी कि 10,0। जो रेखा जाएगी वो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी, जो रेखा जाएगी बेटा वो इन दोनों बिंदुओं से
होकर जाएगी। कैसे करके देखिए, इस तरीके से होकर जाएगी। ऐसे तो भाई नहीं जाएगी, है ना, ऐसे तो नहीं जाएगी, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। देखिएगा, मैं यहां पर खींच के दिखाता हूं आपको। आपके पास स्केल होगी, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया तरीके से इस चीज को खींच लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होकर जाएगी। आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैं बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, इस तरीके से लगभग जाएगी यहां से। ठीक है ना, ये रेखा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये जो रेखा है वो पहली वाली रेखा है, x प्लस 2y बराबर 10। ये अपने पास कौन सी है, ये है x प्लस का 2y बराबर 10। ठीक है, दूसरी देखिए, इसमें ये 0,6, x का मान 0 है तो बिंदु बाई एक्स पे मिलेगा, कितने कदम चलने पर, 6 कदम चलने पर। तो 6 कदम चल के यहाँ ये वाला बिंदु है, यही हमारे पास बेटा 0,6 है। दूसरा 8,0 है, तो 8 हमारे पास ये चल के आ गए, ये वाला जो बिंदु है ये, यही हमारा 8,0 है। तो जो रेखा जाएगी वो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी बेटा। ऐसे करके जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है सर, लेकिन पूरी तरीके से ये रेखा सही से नहीं खींच पाए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिए। ठीक है, अब बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक से जा रही है, इस तरीके से रेखा गई यहाँ से। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण क्या अपने पास, तो आप कहेंगे सर इस रेखा का समीकरण है हमारे पास 3x प्लस का 4y बराबर 24। 3x प्लस का 4y बराबर 24 ये है। अब यहाँ थोड़ा समझना है हमें। आप कहेंगे समझने लायक इसमें क्या है, देखिए पहली वाली रेखा जो थी, पहली वाली रेखा उसका छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत गया था। कौन सी थी, x प्लस 2y वाली, मूल बिंदु के विपरीत। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसमें आप ध्यान से समझिएगा, इस वाली रेखा की बात हो रही है, इस वाली रेखा की। ठीक है, इस वाली रेखा में प्रथम चतुर्थांश में इस रेखा के जितने भाग हो रहे हैं मूल बिंदु के विपरीत, उस पर एरो लगा दीजिए। तो एक तो मूल बिंदु विपरीत ये है, और ऐसे गए तो यहाँ पर भी आएगा बेटा, और गए तो यहाँ पर भी। बताइए जो मैंने एरो लगाए हैं वो मूल बिंदु के विपरीत है। दूसरे में क्या आया है, मूल बिंदु रखे तो यहाँ पर 7 आया, और छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर गया। ठीक है, तो ओर जाने का मतलब ये है, दूसरी रेखा अपने पास ये वाली दे रखी, ये वाली। ठीक है, ये वाली है, तो मूल बिंदु के, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा जी, पहली रेखा अपने पास ये वाली है, तो मूल बिंदु को विपरीत मतलब यहाँ जाएगा भाग, और ऐसे कट के आया तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे करके। दूसरी है तो मूल बिंदु की ओर, एक तो ये वाला है, आगे जाएंगे तो एक ये वाला है। तो दोनों का अगर मैं देखूं, दोनों के एक ही ऐसा कोई क्षेत्र हमें दिख रहा है जिसमें दो तीर इशारा करते हो, तो आप कहेंगे सर इशारेबाजी जो हो रही है वो इस क्षेत्र में हो रही है। देखिए इसमें दोनों की दोनों तीर आ रहे हैं, और बाकी और किसी क्षेत्र में इसमें एक तीर आ रहा है, तो ये नहीं है। तो इसका मतलब दोनों का जो कॉमन भाग है वो केवल और केवल बेटा ये वाला है। दोनों का जो कॉमन भाग है वो केवल और केवल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। दोनों का हमें बेटा कॉमन क्षेत्र निकालना होता है, ये वाला है कॉमन क्षेत्र। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ, चलिए, ये दोनों का कॉमन क्षेत्र, और कॉमन क्षेत्र निकल जाता है उसके बाद में ये जो बिंदु है, एक तो इसका ये है प्रतिच्छेद बिंदु, और एक बेटा ये है इसका कोणीय बिंदु, और एक ये कोणीय बिंदु होते हैं। तो इस वाले का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बेटा बी दे देते हैं, और इसका नाम क्या दे देते हैं, सी। लेकिन ये वाला बिंदु हमें पता नहीं है, ये बिंदु दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो दोनों रेखाओं को सॉल्व कर लेंगे कैसे, जैसे पहली रेखा x प्लस 2y बराबर बेटा 10 है, तो x का मान निकालेंगे 10, इधर आके माइनस का 2y। दूसरी रेखा 3x प्लस का 4y प्लस का कितना है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 4y बराबर 24 है।
तो यहाँ से x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए। 3x का मान 10 माइनस 2y निकाला है, प्लस का 4y बराबर में 24। 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 धाम 30 माइनस 3 दूनी 6y प्लस का 4y बराबर 24। तो यहाँ 6y और माइन प्लस का 4y माइनस 2y बचेगा बराबर 24, प्लस का 30 है इधर आके माइनस का 30, तो माइनस 2y बराबर में माइनस 6 बचेगा, इससे कट जाएगा, 2 3 6, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 यहाँ रखूंगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 10 में से 6 घटाएंगे 4, यानी x की वैल्यू 4। मतलब ये वाले बिंदु निकल के आ गए 4 कॉमा कितना, तो आप कहेंगे 4 कॉमा 3 आ गए। तो अगर बिंदु ना पता हो तो इस तरीके से बेटा रफ कार्य पे ये काम हम लोग कर लेते हैं। मैंने आपको यही दिखा दिया करके। उसके बाद में हम एक टेबल बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग एक क्या बनाते, टेबल बनाते बेटा। ठीक है, टेबल में सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है कि कोणीय बिंदु। क्या लिखते हैं? कोणीय बिंदु। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं? चलिए ये टेबल में थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ी सी मैं बेटा यहाँ पर बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो मैं इस टेबल को यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अब इसमें बेटा कोणीय बिंदु चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु। उसके बाद में क्या चाहिए होता है? z बराबर जो भी दे रखा हो उसके संगत मान। तो लिखेंगे z बराबर कितना है अपने पास? z बराबर का मतलब है उद्देश्य फलन, जो कि हमें दे रखा है 200x प्लस का 500y। तो ये हमें दे रखा है z बराबर 200x प्लस का 500y के संगत मान निकालते हैं। के संगत मान निकालते हैं। ठीक है, प्रॉपर टेबल बनाएंगे इस तरीके से। प्रॉपर टेबल। कोणीय बिंदु कुछ और नहीं होते बेटा, कोणीय बिंदु ये होते हैं जहां छायांकित भाग जिस बिंदु को टच करता है। तो एक तो यहाँ टच कर रहा है, देखिए, एक तो ये है कोणीय बिंदु ए कितना 4,3 है। तो एक तो कोणीय बिंदु ए है जो कि है 4,3, और एक हमारे पास कोणीय बिंदु बेटा ये बी है जो कि कितना होगा, ये यहाँ से छिप गया बेटा, ये कितना 5,0 है। कितना 0,5 कितना है? एक हमें बी दे रखा है 0,5, और एक सी बिंदु है जो कि कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ये दे रखा है 0,6। कितना दे रखा है? 0,6 दे रखा है। ठीक है ना, आप कहेंगे एकदम ठीक है। टेबल केवल और केवल यहीं तक यूज होगी, तो इसे मैं यहाँ पर अब रखिए। इसका मतलब x के और y के स्थान पर एक बार हम 4 और 3 रख देंगे। रखिए यहाँ पर, जैसे ही रखेंगे तो ये 200x और x की जगह रखेंगे बेटा 4 प्लस 500 y के स्थान पर 3। सॉल्व करिए तो 200 चौका होता है 800 और 5 3 1500। जब सॉल्व करेंगे इसके लिए तो ये हो जाएगा 8 5 13, यानी कि बेटा 2300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2300। अब रखिए x के स्थान पर अब 0, y के स्थान पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 200 x के स्थान पर 0 प्लस का 500 y के स्थान पर 5। 200 की 0 से गुणा 0, 5 25, यानी कि 2500। जब जोड़ेंगे तो बेटा ये 2500 ही आएगा। फिर क्या करेंगे? 200x और x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 x के स्थान पर आप 0 रखिए, प्लस का कितना 500 y और y के स्थान पर 6। तो ये 0 प्लस 6 पंजे 30, यानी कि 3000। 3000 में 0 जोड़ेंगे तो 3000। अब हमसे न्यूनतमीकरण करवा रहा था। न्यूनतमीकरण का मतलब आप जानते हैं कि हमें न्यूनतम मान हमसे पूछा गया था बेटा, न्यूनतम मान। और न्यूनतम मान का मतलब इनमें अभी ये देख लीजिए सबसे कम मान कौन सा है। तो आप कहेंगे सर सबसे कम जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है 2300। किस बिंदु पर आया है? 4,3 पर। तो ऐसे करके हम लास्ट में अपना आंसर देते हैं। अपना आंसर जो है इस तरीके से बेटा देते हैं कि अतः, लिख सकते हैं अतः बिंदु ए यानी कि 4,3 पर z का न्यूनतम
मान। ये कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 2300 आ गया, और ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करना था। देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी 5 में भी आता है, ठीक है। तो सही तरीका इस क्वेश्चन का करने का यही है, प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपका स्क्रीन पर। या एक काम करते हैं बेटा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो इस लेक्चर को यहीं पर ब्रेक करते हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।